Hello students, today we shall start our new topic. This is lecture 1 of chapter 8 for class 12, electromagnetic wave. First we discuss what is an electromagnetic wave. Electromagnetic wave का कॉन्सेप्ट कैसे आया, पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानते हैं। बेटे फेराडे आपने सुना है नाम, माइकल फेराडे। सर माइकल फेराडे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे जोसेफ हेनरी के साथ मिलकर के, उन्होंने एक कॉइल ली, कॉइल के नेबरहुड में एक बार मैग्नेट लिया। जब बार मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लाते हैं तो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके हम यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फेराडे ने जो भी वर्क किया था बेटा, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क था। फेराडे ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी के आधार पर फेराडे ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वहीं मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक थे बेटा। मैक्सवेल ने क्या कहा कि नेचर में बहुत बड़ी सिमेट्री है। मैक्सवेल ने कहा कि देयर इज ए ग्रेट सिमेट्री इन नेचर, नेचर में बहुत बड़ी सिमेट्री है। इसलिए जो बात फेराडे ने कही कि मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, तो इसका उल्टा भी ट्रू होना चाहिए। तो फिर मैक्सवेल ने कहा कि बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें विद रेस्पेक्ट टू टाइम यदि हम चेंज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और फेराडे ने क्या कहा था कि यदि मैग्नेटिक फील्ड में विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आइडिया है, किसका आइडिया, मैक्सवेल का। इससे उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो ये वेरिएशंस हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, भाई फेराडे के एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैक्सवेल के थियोरेटिकल वर्क के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से मैक्सवेल ने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस का मतलब चेंज, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेरिएशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इनसे, इन्हीं दोनों वेरिएशन से, वेरिएशन मतलब डिस्टरबेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या, डिस्टरबेंस है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली है क्या, डिस्टरबेंस है। जब ये दोनों डिस्टरबेंस मिल जाएंगे तो बन जाता है कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो एक टाइप का डिस्टरबेंस है, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज वेव। वेव इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ डिस्टरबेंस। और यदि ये डिस्टरबेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टरबेंस के मिक्स होने से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट में हम ईएम वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो इस तरीके से, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक वेक्टर का वेरिएशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वेरी करेगा। मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। यदि हम मान लें कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस हैं, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस हैं, तो एक्स जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट होती है। ये साइनोसॉइडल वेरिएशंस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेरिएशंस हैं वो भी साइनोसॉइडल होते हैं, साइन वेव की तरह आगे बढ़ता है। मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस भी साइनोसॉइडल वेरिएशंस हैं।
यानी t इज इक्वल टू 0 पर दोनों का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए जब x, y और z तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये हम जानते हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस भी तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस हैं, इनके मिक्स करने से जो डिस्टरबेंस बनता है, इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस और मैग्नेटिक डिस्टरबेंस, इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस और मैग्नेटिक डिस्टरबेंस के मिक्स करने से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसे कहा जा रहा है। ठीक है, बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, हर्ट्ज नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है। एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए थे हर्ट्ज ने, और फाइनली उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की जिसकी वेवलेंथ लैम्डा लगभग 6 मीटर थी। लगभग 6 मीटर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की किसने? हर्ट्ज ने। वहीं जेसी बॉस, जो जगदीश चंद्र बॉस, इंडियन साइंटिस्ट, इन्होंने भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की, और इन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की उसकी वेवलेंथ का रेंज 5 मिलीमीटर टू 12 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली, इस रेंज की वेवलेंथ इन्होंने प्रोड्यूस की। किसने? जेसी बॉस ने। मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक थे, मार्कोनी नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी प्रोड्यूस कर दी जो कि 50 किलोमीटर, यानी जिसकी वेवलेंथ रेंज 50 किलोमीटर तक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट कर दिया था मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक ने इंग्लिश चैनल पर। ठीक है, और इन्होंने किलोमीटर्स के ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की। किसने? मार्कोनी ने किलोमीटर्स के ऑर्डर में, किलोमीटर्स का ऑर्डर किसका? वेवलेंथ का। किलोमीटर्स के ऑर्डर की वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की मार्कोनी ने। ठीक है, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप किया था। ये पहले व्यक्ति थे, मार्कोनी नाम के व्यक्ति, ये साइंटिस्ट जो पहले थे, इन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन सेट किया था बेटा। वायरलेस कम्युनिकेशन को सेट करने वाले पहले व्यक्ति थे ये, और इन्होंने इंग्लिश चैनल के अक्रॉस 50 किलोमीटर तक वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप कर दिया था। इंग्लिश चैनल के अक्रॉस 50 किलोमीटर तक, सोच के देखिए उस समय 50 किलोमीटर तक जो है इन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप कर दिया था। और आज आप देख रहे हैं चारों तरफ जो भी हमारे मोबाइल्स वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारा डीटीएच वर्क कर रहा है, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन ही तो है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ये मैंने लिखा भी है, आप इससे लिख भी सकते हैं इसको। एक बार फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फेराडे फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। फेराडे ने कैसी स्टडी की? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कंक्लूडेड दैट ए मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सवेल ने थियोरेटिकल वर्क किया। मैक्सवेल फ्रॉम हिज थियोरेटिकल स्टडी पॉइंटेड आउट दैट देयर इज ए ग्रेट सिमेट्री इन नेचर, यानी नेचर लव्स सिमेट्री, that is an electric field changing with respect to time also produces magnetic field. जब मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसा किसने कहा? फेराडे ने कहा अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क में। तो मैक्सवेल ने अपने थ्योरेटिकल वर्क में कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो आइडिया है मैक्सवेल का, इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि जो वेरिएशंस हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स में, वो एक दूसरे के क्रॉस्ड होते हैं, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और इन वेरिएशंस के मिलने से, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेरिएशंस हैं, इनके मिलने से क्या बनता है? लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, मैग्नेटिक वेक्टर है, वो भी तो बेसिकली डिस्टरबेंसेज ही हैं। तो उनके मिक्स होने से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, वो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस कहते हैं। एंड दीज डिस्टरबेंसेज हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, और इन डिस्टरबेंसेज की प्रॉपर्टी वेव की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और ये स्पेस में बिना किसी मटेरियल मीडियम के प्रोपोगेट होती हैं। कौन? वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनके लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती हैं, और वैक्यूम के अंदर इनकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लाइट स्पीड के बराबर होती है। देखिए, ये भी बात मैंने आपको बता दी कि हर्ट्ज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कन्फर्म किया एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैक्सवेल के बाद में।
एक्सपेरिमेंटली इन्होंने इसको कंफर्म किया और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की। किस ऑर्डर की वेवलेंथ की? 6 मीटर अप्रोक्सीमेटली। जो वेवलेंथ थी, वेवलेंथ जिसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, 6 मीटर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की। किसने? हर्ट्ज ने। वहीं जेसी बॉस जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की 5 मिलीमीटर टू 12 मिलीमीटर वेवलेंथ ऑर्डर की। और मार्कोनी ने तो तहलका ही मचा दिया था उस समय। मार्कोनी सक्सीडेड इन ट्रांसमिटिंग electromagnetic wave up to a few kilometers. He was the first to establish a wireless communication across the English Channel, a distance of about 50 किलोमीटर। इंग्लिश चैनल पर उन्होंने 50 किलोमीटर तक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट कर दिया था उस समय। तो ये था कुछ बैकग्राउंड किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मीनिंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? मैक्सवेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच प्रोपोगेट विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, जो कि बिना किसी मटेरियल मीडियम के प्रोपोगेट होती हैं। प्रोपोगेट मतलब मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जब हम वेव के मूवमेंट की बात करते हैं तो यहां तो कहेंगे ट्रेवल कर रही हैं, हम ऐसे नहीं कहेंगे वेव इज मूविंग। वी कैन से कि वेव इज ट्रेवलिंग, आइदर यू से वेव इज ट्रेवलिंग और यू से वेव इज प्रोपोगेटिंग। सो प्रोपोगेशन का मतलब है ट्रेवल करना। प्रोपोगेट का मतलब ट्रेवल करना। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच प्रोपोगेट विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। इंपॉर्टेंट लाइन है, बिना किसी मटेरियल मीडियम के। किस स्पीड से जाती हैं? विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और जिस डायरेक्शन में ये वेव जाती हैं उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। दीज वेव्स आर साइनसोइडल वेरिएशंस, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। और इनको ड्रॉ करना मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। ये मैंने एक सिस्टम लिया, ये मान लीजिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को बताता है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये जेड पॉजिटिव जेड एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। मान लेता हूं कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक वेक्टर है, मैग्नेटिक वेक्टर यानी बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जेड डायरेक्शन में है। और एक्स को मैं मान लेता हूं ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। क्लियर? अब यहां से यदि हम बनाएं किसको? इलेक्ट्रिक वेरिएशंस को, तो साइनसोइडल वेरिएशंस होते हैं। इस टाइप से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है, इस टाइप से जाती है बेटा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल वेरिएशंस आएंगे, ये वेरिएशंस किसके होंगे? इलेक्ट्रिक वेक्टर के वेरिएशंस होंगे। वाई एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए, ऊपर है तो पॉजिटिव वाई, नीचे है तो नेगेटिव वाई। तो ये देखिए मैं जो वेरिएशंस बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाई एक्सिस के या नेगेटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एनवेलप है ये इलेक्ट्रिक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक है। और जो मैग्नेटिक वेक्टर है उसके वेरिएशंस जेड एक्सिस के पैरेलल आएंगे। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से वेरिएशंस होंगे जो कि पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग होंगे, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग होंगे, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग होंगे। देखिए पॉजिटिव जेड के पैरेलल होंगे, जेड एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो ये जो वेरिएशंस आपको मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, आइदर पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड। तो ये जो वेरिएशंस होंगे बेटा, ये मैग्नेटिक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। किसका रिप्रेजेंटेशन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिप्रेजेंटेशन है। और आप ये बात जानते ही हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से। वेलोसिटी की यदि मैं बात करूं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर WACWM, ठीक है। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, जहां μ0 आप पहचान रहे होंगे परमिएबिलिटी है मीडियम की, ठीक है, और एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है। क्या है? परमिटिविटी। तो यहाँ मीडियम की ना होकर के किसकी है परमिएबिलिटी और परमिटिविटी? फ्री स्पेस की है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं वेयर μ0 इज permeability ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस को हम और क्या कहते हैं? वैक्यूम भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और वेबर पर एम्पियर पर मीटर, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये इसका यूनिट होता है। इस परमिएबिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी, या एप्सिलॉन नॉट कह दो, 0 को नॉट भी कहते हैं फिजिक्स में। ये परमिएबिलिटी है μ0 या μ0, ठीक है। तो ये नीचे वाला क्या है? परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में डिफाइन होता है, और ये परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के केस में डिफाइन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेक्टर भी इन्वॉल्व है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और मैग्नेटिक वेक्टर भी है, इसलिए μ0 भी आ रहा है और एप्सिलॉन 0 भी आ रहा है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम, और इसका वैल्यू भी आप जानते ही हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 10⁻⁻12 है। कितना है? यहाँ लिख देता हूँ और दोबारा से, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है ये, ठीक है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। और यहाँ से जब μ0 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो C का जो वैल्यू आएगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे जब आप μ0 और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखें यहाँ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ पाई की आप वैल्यू रख सकते हो 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी इतनी मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है। किसके बराबर आती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है। और मैक्सवेल ने यह भी कहा, यह भी आप ध्यान रखिएगा, मैक्सवेल also concluded that Maxwell also concluded that electromagnetic waves are of transverse nature। किस नेचर की होती है? ट्रांसवर्स नेचर। प्रूव भी करेंगे हम आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर होता है। ध्यान कीजिए, मैंने 11th क्लास में आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव एंड साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिसमें वाइब्रेशंस प्रोपोगेशन के पैरेलल हो रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती है। सो मैक्सवेल ऑल्सो कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर एंड light waves are electromagnetic waves। किसने कहा? मैक्सवेल ने कहा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हुई। अब देखिए, यहां तक पहुंचने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो मैक्सवेल थे उन्होंने अपना एक रिसर्च किया, और उस रिसर्च में उन्होंने अपनी मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में बताया। उन इक्वेशंस के बारे में मैं बता देता हूं। मैक्सवेल इक्वेशंस उन्होंने दी थी जो अभी हमने पढ़ा बेटा। मैक्सवेल ने जो फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन किया वो उतना आसानी से डिफाइन नहीं हो गया। उसके लिए उन्होंने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया और उन्होंने अपनी कुछ इक्वेशंस दी थी जिनको हम मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं। उन्होंने जो पहली इक्वेशन ली वो किसको कहा था? फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल का कौन है? गॉस लॉ फॉर
फॉर इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप जानते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और फाई को लिख सकते हैं, ये फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ई डॉट डी एस। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस है एरिया वेक्टर, और ये इंटीग्रेशन, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया और ये बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो को। इससे कहा गया मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, यानी गॉस के रिसर्च वर्क का उन्होंने यूज किया, तो गॉस का जो लॉ है उसको उन्होंने फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन बोला, इसका यूज किया था उन्होंने। सेकंड जो मैक्सवेल इक्वेशन उन्होंने यूज किया, सेकंड जो मैक्सवेल इक्वेशन उन्होंने लिया वो था गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इसकी भी बात उन्होंने की। गॉस लॉ, गॉस नाम के वैज्ञानिक ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम किया, जो मैग्नेटोस्टैटिक्स में काम किया, उसका यूज मैक्सवेल ने किया। और जो गॉस लॉ है मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए या मैग्नेटिज्म के लिए, वो क्या है, v डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, ये होता है। इसको मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन कहा गया, ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि आज जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, जिसका यूज हम वायरलेस कम्युनिकेशन में, या चाहे आप वायरफुल कम्युनिकेशन की बात करें, लैंडलाइन कम्युनिकेशन की बात करें, या वायर के थ्रू कम्युनिकेशन की बात करें, या वायर के बिना कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, ये सब कुछ तो इसी के कारण है। यानी जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका बेस कहीं ना कहीं इनमें मिलता है। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये हो गया। और थर्ड उन्होंने जो मैक्सवेल इक्वेशन कंसीडर किया, उन्होंने फेराडेज लॉ की बात की। फेराडे ने जो वर्क किया उसकी भी बात की थी, तो फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इसको उन्होंने अपना थर्ड इक्वेशन कंसीडर किया। और फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई क्या कहता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ई एम एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है। यहाँ फाई भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये फाई क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ध्यान रखिए। तो ई की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल लिखा जा सकता है, लाइन इंटीग्रेशन है ये, माइनस डी फाई वी अपॉन डी टी, ये टोटल ईएमएफ हो गया। और इसे मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन बोला गया। क्या बोला गया, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन जो उन्होंने ली, फोर्थ इक्वेशन थी एम्पियर सर्कुटल लॉ, लेकिन उस एम्पियर सर्कुटल लॉ को उन्होंने मॉडिफाई किया और बाद में नाम दिया गया एम्पियर मैक्सवेल रिलेशन। एम्पियर सर्कुटल लॉ में उन्होंने कुछ कमी बताई, किसने, मैक्सवेल ने, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या इनकंसिस्टेंसी थी, क्या कमी थी एम्पियर सर्कुटल लॉ में, और फिर उन्होंने कैसे उसको दूर किया, ये बात करेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन में उन्होंने एम्पियर मैक्सवेल रिलेशन की बात की, यानी जो एम्पियर सर्कुटल लॉ था उसमें उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए और लिखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर होगा ना केवल म्यू जीरो आई के, बल्कि म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई अपॉन डी टी, इसके बराबर होगा। और इसे फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन कहा गया। इसे क्या कहा गया, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन कहा गया। तो ये चार मैक्सवेल इक्वेशंस हैं जो कि आज जो भी कुछ हम वायरलेस कम्युनिकेशन देख रहे हैं, मोबाइल से एक जगह से दूसरी जगह हम बिना किसी वायर के बात करते हैं। और हम आज के दौर में देखिए, पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप हो गया है, तो इससे हमारी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। ठीक है, तो ये चार इक्वेशन इन सब में माइल स्टोन है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी दिया मैक्सवेल ने, वो एक तरह से आप कह सकते हो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइल स्टोन है, नींव का पत्थर है। जो भी कुछ डेवलपमेंट आज आप हमारे चारों तरफ, अपने चारों तरफ देखते हो, उस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट आप अपने चारों तरफ देख पा रहे हैं, उसका जो इम्पॉर्टेंट माइल स्टोन है वो कौन है, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की चार इक्वेशंस थी, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि मैक्सवेल ने क्या कमी बताई थी
मैक्सवेल की वो एम्पियर के सर्कुटल लॉ में। एम्पियर का सर्कुटल लॉ ध्यान कीजिए, हमने पढ़ा था। हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था टोरॉइड के लिए और सोलेनोइड के लिए यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। वहां पर हमने एम्पियर सर्कुटल लॉ की बात की थी, लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि जो एम्पियर का सर्कुटल लॉ है उसमें कुछ कमी है, और उस कमी को उन्होंने बोला इनकंसिस्टेंसी है। और वो क्या इनकंसिस्टेंसी थी उसे अब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये टर्म हम जान लेते हैं जो आपको दिखाई दे रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट यही वो टर्म है जो मैक्सवेल ने, मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं, यही वो टर्म है जो मैक्सवेल ने ऐड की एम्पियर के सर्कुटल लॉ में। एम्पियर सर्कुटल लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी थी, जो कमी थी, उसे दूर करने के लिए इसी टर्म को ऐड किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है। हालांकि इस लॉकडाउन में जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट हटा दिया है, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से फिर हम आगे जान पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके यूजेज, एप्लीकेशंस, इन सब के बारे में जान पाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या, जो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्कुटल लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी थी उसको दूर करने के लिए यूज किया था, सजेस्ट किया था और जोड़ा भी, और बाद में फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को किस नाम से जाना गया, एम्पियर मैक्सवेल रिलेशन। तो according to Maxwell, it is that current which comes into play in the region in which electric field or electric flux is changing with time. ये उस जगह एग्जिस्ट करता है, कुल मिलाकर के बात मैं ये बताऊं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो उस जगह एग्जिस्ट करता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है वहां पर ये डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखिएगा। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, इट इज दैट करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन in which the electric field or electric flux is changing with respect to time. टाइम के रेस्पेक्ट में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है उस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है। ये बात किसने बोली, मैक्सवेल ने बोली। और मैक्सवेल ने कहा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको हम आई तो करंट हो गया और नीचे सबस्क्रिप्ट लगा दो, ये सबस्क्रिप्ट डी लगा दिया, स्मॉल डी, तो डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आईडी सिंबल हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। और इस आईडी को क्या लिखा उन्होंने, इस आईडी को लिखा उन्होंने, आईडी इज इक्वल टू, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग आईडी की वैल्यू उन्होंने दी एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट दिया, एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी। अब इस फॉर्मूले में ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है बेटा, एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी। इस रिलेशन को आपको याद भी रखना है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है। इस एप्सिलॉन 0 तो आप जान ही रहे हैं, परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टी टाइम है, और आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो यहां पर लिख भी देते हैं, वेयर डी फाई ई अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है ये बता रहा है कौन, डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन, फॉर्मूला, ये हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हालांकि ये तो हमने बड़े आसानी से पढ़ लिया। मैक्सवेल ने इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट करंट तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा रिसर्च वर्क किया, और ये कंक्लूजन हम पढ़ रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सवेल के अकॉर्डिंग उस जगह एग्जिस्ट करता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी, जहां डी फाई ई अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी है। ठीक है, अब देखिए कैसे उनको आइडिया आया इस डिस्प्लेसमेंट करंट का, कि कैसे उन्होंने पता लगाया कि डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है, उस जगह एग्जिस्ट करता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है।
तो कैसे उन्होंने आइडिया लगाया उसके लिए देखिए, मैक्सवेल प्रेडिक्टेड, हम बात कर रहे हैं आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्ट किया, क्या प्रेडिक्ट किया, मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया यानी पूर्वानुमान लगाया, एक तरह से भविष्यवाणी टाइप कर दी। मैक्सवेल प्रेडिक्टेड दैट नॉट ओनली एन इलेक्ट्रिक करंट बट ऑल्सो ए टाइम बेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये बात किसने बोली, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या बात बोली कि केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं, बल्कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। दोबारा से बोल रहा हूं कि मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया कि केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रेडिक्ट किया कि केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट, केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये बात मैक्सवेल ने कही अपने रिसर्च वर्क में। वाइल अप्लाइंग द एम्पियर सर्कुटल लॉ, मैक्सवेल ने कहा कि जब हम एम्पियर सर्कुटल लॉ को अप्लाई करते हैं टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड ए कैपेसिटर, जब हम कैपेसिटर के बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करते हैं, जो एक कैपेसिटर, ऐसे कैपेसिटर के बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है किससे, टाइम बेयरिंग करंट सोर्स से, यानी एक ऐसे सोर्स से जुड़ा हुआ है जिसके कारण करंट जो है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो मैक्सवेल ने देखा, जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करते हुए कैपेसिटर के बाहर, जब वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, तो मैक्सवेल ने नोटिस किया, क्या ध्यान आया मैक्सवेल को, क्या वहां पर ऑब्जर्व किया उन्होंने, इन इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो उनको कमी दिखाई दी, इनकंसिस्टेंसी मतलब कमी दिखाई दी किसके अंदर, एम्पियर सर्कुटल लॉ के अंदर। और बाद में उन्होंने सजेस्ट किया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये एग्जिस्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट ही वो करंट है जो कि इस एम्पियर सर्कुटल लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी है उसको रिमूव कर सकता है। तो ही सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशनल करंट कॉल्ड बाय हिम द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया, एक नया करंट सजेस्ट किया कि ये नया करंट भी एडिशनल करंट जो है एग्जिस्ट करता है, और इस एडिशनल करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट को यदि हम जो ऑलरेडी करंट है कंडक्शन करंट उसके साथ ऐड कर दें तो एम्पियर सर्कुटल लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी है वो दूर हो जाएगी। देखिए मैक्सवेल ने जो इनकंसिस्टेंसी है वो किस तरीके से दूर की, ये देखिए, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, यदि मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, ये आपकी जानी पहचानी इक्वेशन है। इट इज नथिंग बट द एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर्स रिलेशन, ये एम्पियर रिलेशन है, एम्पियर सर्कुटल लॉ जिसको आप कहते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, ये एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता है ऐसा। लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि इसमें कमी है, क्योंकि ये करंट यहाँ पर एम्पियर ने क्या कहा कि दिस करंट इज कंडक्शन करंट, कैपिटल आई को उन्होंने क्या बोला, कंडक्शन करंट, जबकि मैक्सवेल ने कहा कि ये केवल और केवल कंडक्शन करंट नहीं है, ये दो करंट का सम है, आईसी और आईडी का, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम है। तो देखिए उन्होंने कैसे इस इनकंसिस्टेंसी को दूर किया, पता लगाया, और कैसे फिर उन्होंने दूर किया, देखिए जरा हम जानते हैं। तो इसके लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसी की हम बात कर लेते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कीजिए, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स पी एंड क्यू बीइंग चार्ज्ड विद बैटरी एस ऑन इन द फिगर, बना देते हैं। तो ये है एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर मान लीजिए बेटा, और इस कैपेसिटर को मैं जोड़ देता हूं एक बैटरी से। किससे जोड़ देता हूं, एक बैटरी से जोड़ा। तो जब इस कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ते हैं, ये लीजिए ये बैटरी, ठीक है, और इस तरीके से इसको जोड़ दिया। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ इसमें करंट फ्लो होगा, कौन सा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब देखिए ये कैपेसिटर की जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये आप जानते हैं क्योंकि इसको चार्ज मिल रहा है, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो मैं दो पॉइंट यहाँ पर उन्होंने कंसीडर किए
एक एक पॉइंट तो यहाँ पर लिया और एक पॉइंट इसी प्लेट से, फर्स्ट जो प्लेट है ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट प्लेट से इस डिस्टेंस पर ये पॉइंट एक कंसीडर किया, ठीक है। ये पॉइंट आप मान लीजिए पी है और दूसरा पॉइंट उन्होंने सेम डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड में कंसीडर किया, मान लीजिए क्यू है, ठीक है, क्यू है। दो पॉइंट उन्होंने प्लेट 1 से सेम डिस्टेंस पर लेफ्ट और राइट साइड में कंसीडर किए। अब प्लेट पी, जो ये प्लेट 1 है इसके राइट साइड में जो पॉइंट पी है इसके लिए ये लूप हो जाएगा। यदि एनक्लोज्ड मैं लूप एनक्लोज कर दूं इस लूप के अंदर, इसे हम कहते हैं एम्पियर ऑन लूप। क्या कहेंगे बेटा? एम्पियर ऑन लूप। आप जानते हो एम्पियर सर्कुलर लॉ को जहां भी अप्लाई करते हैं तो हमें एम्पियर ऑन लूप पता होना चाहिए। तो ये एम्पियर ऑन लूप पी के लिए हो गया और ये एम्पियर ऑन लूप मैं क्यू के लिए मान लेता हूं, ठीक है। आप देखिए यदि एम्पियर सर्कुलर लॉ ठीक है तो पॉइंट पी और क्यू पर उसको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम देनी चाहिए। तो देखिए यदि मैं इस लूप को मान लेता हूं, इस लूप को मैं नाम दे देता हूं C1 और इस लूप को मैं नाम दे देता हूं C2, ठीक है। तो यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन v डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है। फॉर लूप C1 that is at point P, लूप C1 यानी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड में इससे निकालूं तो कितना आएगा? पॉइंट P पर यदि मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो V डॉट डी एल इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो आई, म्यू जीरो आई, म्यू जीरो आई, ठीक है। म्यू जीरो नहीं, यदि ये C1, हाँ ये C1 कंसीडर किया है, क्या ये होगा? लेकिन यहां पर I की वैल्यू 0 होगी, यहां पर I की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। I की वैल्यू यहां 0 है, कंडक्शन करंट तो यहां है ही नहीं। यहां भाई जब वायर ही नहीं है, पॉइंट P वायर पर लाई नहीं कर रहा है, पॉइंट Q वायर के ऊपर है और पॉइंट P तो प्लेट्स के बीच में है, तो यहां तो वायर है ही नहीं, तो यहां कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि एम्पियर ने कहा कि ये कंडक्शन करंट है, ठीक है। तो कंडक्शन करंट यहाँ पर 0 है, आई की वैल्यू 0 है, तो इसलिए राइट साइड क्या आ रही है? 0 आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 आ गया। कहां पर? पॉइंट P पर एम्पियर सर्कुलर लॉ का अप्लाई किया और पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गया, क्योंकि वहां करंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां वायर है ही नहीं, कंडक्शन करंट है ही नहीं। यदि मैं इसको लूप C2 के लिए अप्लाई करता हूं, यानी पॉइंट कौन सा ले लें? दैट इज एट पॉइंट Q, पॉइंट Q की मैं बात करूं तो फॉर लूप C2 के लिए ये C1 के लिए हमने लिया था। अब लूप C2 की मैं बात करूं, C2 के लिए इंटीग्रेशन v डॉट डी एल ये किसके बराबर आएगा? म्यू जीरो। अब देखिए वायर में यहां पर तो करंट एग्जिस्ट कर रहा है, यहां तो करंट है I, कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ तो वायर है, ये पॉइंट Q जो है वायर के ऊपर है, तो यहाँ तो करंट एग्जिस्ट करता है, यहाँ तो करंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? म्यू जीरो आई के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इक्वेशन 1 कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और इक्वेशन इसको यदि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि V इज नॉट इक्वल टू 0, डेफिनेटली ये 0 के बराबर नहीं आने वाला। तो ये देखिए इक्वेशन 2 है। तो देखिए प्लेट के दोनों साइड में सेम डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया एम्पियर सर्कुलर लॉ का अप्लाई करते हुए, तो सेम डिस्टेंस पर तो सेम मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए भाई। प्लेट्स के लेफ्ट और राइट साइड में हमने दो सेम डिस्टेंस पर पॉइंट कंसीडर किए, और दोनों यदि एम्पियर सर्कुलर लॉ ठीक होता, कोई कमी नहीं होती, तो इस प्लेट के कारण इन दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में जो सेम डिस्टेंस पर P और Q दो पॉइंट हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम आना चाहिए था। जबकि एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करने से पॉइंट P पर तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉट 0 आ रहा है, नॉन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ में कोई ना कोई कमी है। इसका मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ में कोई ना कोई कमी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर लूप C1, ठीक है, फॉर लूप C1
इज नॉट इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड फॉर लूप C2। अब ऐसा आ गया तो इसका मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ में कोई ना कोई कमी है। एम्पियर सर्कुलर लॉ में क्या है, कुछ ना कुछ कमी है। तो तब जो है मैक्सवेल ने क्या कहा फिर, देन एज पर मैक्सवेल, देखिए जो करंट है, इट मीन्स, यहां लिख सकते हो पहले, इट मीन्स देयर इज inconsistency in एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्यों आई है इनकंसिस्टेंसी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं आ रहा है। फर्स्ट प्लेट के दोनों साइड में जो सेम डिस्टेंस पर आपने दो पॉइंट P और Q लिए थे, इन दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का सेम ना आना ये बताता है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसी है। तो मैक्सवेल ने फिर कहा कि टू रिमूव दिस इनकंसिस्टेंसी मैक्सवेल कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड किया मैक्सवेल ने? मैक्सवेल कंक्लूडेड दैट एट पॉइंट P, जो कहां पर है, बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, between plates of parallel plate capacitor, there is the existence of an additional current known as displacement current। डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है, ये बताया मैक्सवेल ने। क्यों? एज देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड with respect to टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअस चेंज है, यानी वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा मैक्सवेल ने कि इसका मतलब तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड फिर तो बराबर हो जाना चाहिए किसके, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक करंट। देयरफॉर टोटल करंट I must be the sum of conduction current and displacement current। IC हो गया आपका कंडक्शन करंट, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण हो रहा है। वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है तो उसके कारण करंट फ्लो हो रहा है। देखिए ये पॉइंट जो Q है, यहाँ पर जो करंट होगा वो कंडक्शन करंट होगा, और यहाँ पर जो करंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। क्योंकि ये पॉइंट Q वायर पर है और वायर के अंदर चार्जेज हैं और वो चार्जेज मूव कर रहे हैं, तो उनके कंडक्शन के कारण करंट जो है कंडक्शन करंट है। और प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, तो टोटल करंट जो है IC और ID के सम के बराबर हो जाना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, करंट। therefore modified form of एम्पियर सर्कुलर लॉ इज, क्या होगी, एम्पियर सर्कुलर लॉ की जो मॉडिफाइड फॉर्म होगी, इंटीग्रेशन B.dl, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ B.dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, μ0, और I की जगह क्या आ जाएगा बेटा, IC प्लस ID, जिसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
वी डॉट डी एल म्यू जीरो आई सी, म्यू जीरो इधर भी जाएगा। आई डी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये होती है। इसे कहा गया फाइनली, क्या कहा गया इसे, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। और दिस इज एम्पियर नाम दिया गया। भाई दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें हो गया, केवल एम्पियर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैक्सवेल का भी इसमें कंट्रीब्यूशन हो गया, इसलिए इसको एम्पियर मैक्सवेल रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, जिसे उन्होंने मैक्सवेल ने अपनी फोर्थ इक्वेशन कंसीडर किया था। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, कि कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया आया दिमाग में, किसके, मैक्सवेल के। और उन्होंने फिर कैसे जो है इनकंसिस्टेंसी को रिमूव किया, जो इनकंसिस्टेंसी थी किसके अंदर, एम्पियर सर्कुलर लॉ के अंदर। चलिए, तो ये बात हुई डिस्प्लेसमेंट करंट और उसके एग्जिस्टेंस की। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अब करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। इतना सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया कि मैक्सवेल ने क्या कहा, है ना, फैराडे ने क्या कहा, हर्ट्ज ने क्या कहा था, ठीक है, मार्कोनी ने क्या, कितने वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस की थी, ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि राइट डाउन सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो देखिए मैंने इनको कंपाइल किया है, देख लेते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्जेस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एक्सिलरेटेड, यानी जो जिनकी स्पीड बार बार बदलती है, ऐसे चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे चार्ज पार्टिकल जो कि एक्सिलरेटेड है, यानी जिनकी स्पीड बढ़ रही है, या जो ऑसिलेटिंग चार्जेज है, उनके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये थर्ड लिख सकते हैं हम, बिना किसी मटेरियल मीडियम के प्रोपोगेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन फ्री स्पेस और वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इररेस्पेक्टिव ऑफ दियर वेवलेंथ। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव IR वेव है, एक्सरे है ना, यूवी है, विजिबल है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, गामा रेज हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट हैं। तो इन सब की वेवलेंथ अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन स्पीड सभी की सेम होती है वैक्यूम के अंदर, चाहे वो IR है, चाहे वो UV है, चाहे वो X है, चाहे वो गामा है, चाहे वो विजिबल है, चाहे रेडियो है, चाहे माइक्रोवेव है, सभी की स्पीड वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्योंकि ये जितनी भी वेव्स मैंने आपको बोली, रेज बोली, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट हैं। तो ये फ्री स्पेस और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ दियर वेवलेंथ, चाहे उनकी वेवलेंथ कुछ भी हो। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स वेरीज साइनोसॉइडली। हमने डायग्राम में देखा था कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर जो है साइनोसॉइडल वेरिएशन शो करते हैं। एंड रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये E0 जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम रिप्रेजेंट करें, और V0 से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करें, तो इन दोनों का जो रेशियो है 1/√μ0ε0 आता है। और ये 1/√μ0ε0 में जब μ0 और ε0 की वैल्यू रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो लाइट की स्पीड के बराबर आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए E0/V0 को हम C के बराबर लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका यूज बहुत बार न्यूमेरिकल में भी आता है और एग्जाम में आया हुआ है CBSE में इसके ऊपर क्वेश्चन। तो E0/V0 = C। E0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और V0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर न्यूट्रल। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, न्यूट्रल होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, न्यूट्रल होती हैं।
दे आर नॉट आइदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये आप देखिए, इसका मतलब ये स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल वेव है। न्यूट्रल वेव है तो इनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करो चाहे इनको मैग्नेटिक फील्ड से पास करो, ये डिस्टर्ब नहीं होती है क्योंकि ये न्यूट्रल वेव्स हैं। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स। यानी लाइट के जितने भी इफेक्ट्स होते हैं ना बेटा, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, ठीक है, ये जितने भी, चाहे पोलराइजेशन है, चाहे इंटरफेरेंस है, चाहे डिफ्रैक्शन है, आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑप्टिकल इफेक्ट्स एंड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेक्टर। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही हम लाइट वेक्टर कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में बराबर तरीके से डिवाइड होती है। यूई इज इक्वल टू यूवी। यूई हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यूवी हो गया मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर और मैग्नेटिक एनर्जी है v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0, ठीक है। नेक्स्ट है द एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो एनर्जी क्रॉस होती है किसी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एनर्जी क्रॉस होती है पर सेकंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी U इज एनर्जी, पर सेकंड मतलब डेल्टा टी और एरिया मतलब A। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। U एनर्जी हो गई, A एरिया हो गया, डेल्टा टी टाइम हो गया। डेल्टा टी क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। तो ये भी इंटेंसिटी का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है देख लीजिए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑलवेज इन सेम फेज। सेम फेज में होते हैं कौन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। फेज की बात मैं कर चुका हूं आपसे चैप्टर 7 में। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑलवेज इन सेम फेज, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर गिरेगी तो वो उसको एनर्जी ट्रांसफर करती है। Whenever an electromagnetic wave incident on any surface, it transfers energy। जैसे हम धूप में अपना हाथ रखते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है, लेकिन हमारे हाथ के ऊपर जो लाइट आ रही है वो डेफिनेटली एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, लेकिन वो प्रेशर हमें फील नहीं होता है। क्यों फील नहीं होता है, क्योंकि जो स्पीड है लाइट की वो बहुत ज्यादा होती है, और जबकि प्रेशर होता है एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, U अपॉन C, ठीक है, U अपॉन C। ये देखिए, ये सॉरी प्रेशर नहीं, मोमेंटम, मोमेंटम की मैं बात करूं, प्रेशर नहीं। लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज U अपॉन C, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये मोमेंटम है। और इफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय ए सरफेस, यदि किसी सरफेस पर गिरे और पूरी तरह उसको एब्जॉर्ब कर ले, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, वो सरफेस यदि एब्जॉर्ब कर लेती है तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर डिलीवर करेगी, U, और कितना मोमेंटम डिलीवर होगा, U अपॉन C। लेकिन यदि सरफेस से टकरा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी वापस आ जाती है तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, U अपॉन C तो जाते समय और U अपॉन C आते समय। तो U अपॉन C, टोटल मोमेंटम की बात करूं तो U अपॉन C जाते समय और U अपॉन C आते समय, और आते समय जो मोमेंटम होगा वो माइनस होगा, तो U अपॉन C ये हो जाएगा प्लस U अपॉन C, यानी 2U अपॉन C हो जाएगा टोटल मोमेंटम, ठीक है। सो जब वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी सरफेस से टकरा करके, देन द मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस इज 2U अपॉन C। As the momentum of electromagnetic wave changes from P to minus P, this shows that the electromagnetic wave exert force on the surface on which it is incident। यानी जिस सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट होती है, इंसिडेंट होती है, उस पर क्या, जब ये मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है इसका मतलब फोर्स एक्सर्ट करती है। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका मतलब फोर्स एक्सर्ट करती है जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है। तो इसी का एग्जांपल है कि जब सन
धूप में सन साइंस ऑन अवर हैंड, सन साइंस ऑन अवर हैंड, जब धूप में हम हाथ को कहाँ रखते हैं, धूप के अंदर रखते हैं, तो हमें क्या महसूस होता है कि गर्मी महसूस होती है। इसका मतलब एनर्जी बीइंग अब्सॉर्ब फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आवर हैंड्स गेट वार्म, हमारा हाथ गर्म हो जाता है क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो ट्रांसफर्स मोमेंटम टू आवर हैंड, तो जो लाइट आ रही है सन की उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं, तो वो हमें मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो मोमेंटम हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, वो फोर्स हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि जब मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, लेकिन वो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि सी की वैल्यू काफी ज्यादा है, और सी की वैल्यू ज्यादा होने के कारण मोमेंटम क्या होता है, यू अपॉन सी, सी ज्यादा होगा तो पी कम होगा, इसलिए मोमेंटम काफी कम, मोमेंटम ट्रांसफर्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड वी डू नॉट फील एनी प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। जैसे हम कहते हैं कि जब भी कोई वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो क्या ले जाती है, एनर्जी एंड मोमेंटम, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम ले जाती है। लास्ट है एग्जाम्पल्स की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, रेडियो वेव है, इंफ्रारेड वेव है, आईआर कहते हैं शॉर्ट में, विजिबल रे है, एक्स रे है, गामा रे है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, यूवी, एक्स, गामा, ठीक है, और विजिबल, रेडियो, माइक्रो, टीवी वेव्स, एफएम वेव, रेडियो वेव्स, एएम वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल हैं, और इन सब की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम के अंदर। तो देखिए दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन दियर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी इन सब की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, बट हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम, लेकिन इनकी जो स्पीड है जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ये सेम होती है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है बेटा जो मैंने आपको बताई। अब देखिए कई बार प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है कि वाई इलेक्ट्रिक वेक्टर इज सो इम्पोर्टेंट देन मैग्नेटिक वेक्टर, कि इलेक्ट्रिक वेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मैग्नेटिक वेक्टर के कंपैरिजन में। देखिए क्या क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक बात तो मैंने आपको बताई थी, याद करो अभी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक जो वेक्टर होता है वो जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिना है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसे लाइट वेक्टर के नाम से जानते हैं। लाइट मतलब हल्का वाला लाइट नहीं है, प्रकाश वाला, ठीक है, रोशनी वाला लाइट। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा भी मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और ये होता है एक मैग्नेटिक फोर्स। यदि इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं बात करूं तो Q × E होता है, और मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो QVB होता है भाई। जब किसी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये बात आप जानते हो। यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लें क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ FM जो है QVB आ जाएगा। तो ये रखा। अब देखिए Q से Q कैंसिल हुआ, Q से Q कैंसिल हुआ, तो ये आ गया E/V × V। ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का एक रेशो आ गया, ठीक है। अब सिंस अभी अभी हमने पढ़ा है कि E0/V0 = C होता है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि E/V = C होता है या नहीं। तो E/V की जगह इसमें C रख दें, तो FE/FM का जो वैल्यू आएगा वो C/V आ जाएगा। अब देखिए जो V है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, बहुत कम होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल भी होगा ना तो पार्टिकल दिखाई नहीं देता है। स्पीड ऑफ लाइट के एकदम बराबर हो गया तो वो निश्चित तौर पर दिखाई नहीं देगा। तो जो पार्टिकल की स्पीड है वो लाइट की स्पीड से क्या होगी, कम होती है, यानी V/C का वैल्यू काफी कम होता है 1 से, यानी C/V का वैल्यू बड़ा हो जाएगा 1 से, होगा या नहीं। V/C जब 1 से कम है तो C/V 1 से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ रखें तो FE/FM वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। C/V की वैल्यू को वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 रखा, तो यहां से देखिए क्या आ रहा है, FE इज वेरी वेरी ग्रेटर देन FM। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन
मैग्नेटिक वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में, इसलिए हम इलेक्ट्रिक वेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। तो ये था आज के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।